So hello friends, welcome back to our channel GS Biology Classes. GS Biology Classes. तो आज मैं फिर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। साइंस, जो कि साइंस है बायोलॉजी का, साइंस है बायोलॉजी का। और ये आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड आपके लिए ये वीडियो होने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ताकि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 का, बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 का है, उससे रिलेटेड आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और ये नए चैनल के साथ और नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ आ रहा हूँ। तो चालू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइम जो होते हैं उसका क्या कार्य होते हैं। तो पाचक एंजाइम का क्या कार्य होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, पाचक एंजाइम का आखिर कार्य क्या होता है। तो यहाँ देखिए, पाचक एंजाइम जटिल खाद्य कणों को सरल कणों में तोड़कर भोजन के रासायनिक पाचक में मदद करता है। भोजन के रासायनिक पाचक में मदद करता है। तो पाचक एंजाइम का क्या कार्य होता है। तो पाचन एंजाइमों को जटिल खाद्य कणों को सरल कणों में तोड़कर भोजन के रासायनिक पाचन को मदद करता है, पाचन में मदद करता है। आप लोग इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आंसर का स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कहीं आप लिख लीजिएगा। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस पाचक एंजाइम का चार जो देखिए, वैसे तो पाचक एंजाइम होते हैं उसके चार एक एंजाइम होते हैं, उसका नाम जान लीजिए। पहला होता है इमाइलेज, दूसरा लाइपेज, ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन। ये जो एंजाइम होते हैं वो जटिल खाद्य कणों को सरल कणों में तोड़कर भोजन के रासायनिक पाचन में मदद करते हैं, भोजन के रासायनिक पाचन में मदद करते हैं। और ये नया, और इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, और आपको नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। ऑब्जेक्टिव विश्व ऑब्जेक्टिव ओनली फॉर बायोलॉजी क्लास 10th है, बायोलॉजी क्लास 10th और क्लास 10th और 12th दोनों बायोलॉजी चलेगी, इस पर सिर्फ बायोलॉजी चलेगी, दोनों क्लास की। तो मैंने आपको क्या बताया, इसका चार एंजाइमों के नाम क्या क्या मैंने आपको बताया, चार एंजाइम के नाम, लाइपेज, इमाइलेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। लाइपेज, इमाइलेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मनुष्य जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। नहीं तो आपको दे दे यहाँ O2 और CO2, ठीक है। मनुष्य में O2 और CO2 का परिवहन कैसे होता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि मनुष्य में O2 और CO2 का परिवहन जो होता है वो कैसे होता है। यहाँ देखिए, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन को श्वसन कहते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को श्वसन कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, कहने का मतलब ये होता है कि वहन, जिसमें जैसे मनुष्य में जैसे जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है उसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। श्वसन हम किससे लेते हैं, तो फेफड़ा से। और नाक एक मार्ग है श्वसन क्रिया का, ठीक है। यह प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा संपन्न की जाती है। और यह श्वसन की क्रिया जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे ऑक्सीजन आना और पूरे शरीर में फैलना, ये किसकी मदद से होता है, तो ये फेफड़ों की मदद से होता है। फेफड़ों में सांस के द्वारा पहुंची हुई वायु में हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कण, ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि मनुष्य में ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। यह क्रिया फेफड़ों द्वारा संपन्न की जाती है। और फेफड़े में सांस के द्वारा पहुंचती हुई वायु में हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कण को ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के सभी अंगों में पहुंचाती है। और एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि 70%, ध्यान दीजिएगा, 70% जो होता है ना, 70% कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है, ठीक है। 70% बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में इसका परिवहन होता है। और 7% प्लाज्मा के माध्यम से विघटित अवस्था में होते हैं। और 7% जो होते हैं 7% जो होते हैं प्लाज्मा के विघटित की अवस्था में होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, तो तीसरा क्वेश्चन हो चुका था। अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि जीवन की अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रिया को आवश्यक मानेंगे? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किस प्रक्रिया को आवश्यक मानेंगे? तो जीवन के अनुरक्षण के लिए हम किस प्रक्रिया को आवश्यकता मानेंगे? तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन प्रकरण जीव के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। कहने का मतलब पोषण भी, देखिए पोषण, श्वसन और परिवहन, ये जो होते हैं वो जीवों के अनुरक्षण के लिए क्रिया होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय और अवायवीय करने का मतलब क्या है? ये वायु की उपस्थिति में होगा और ये वायु की अनुपस्थिति में होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये रहा वायवीय। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। और तीसरा नंबर है कि इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा और इस क्रिया में ग्लूकोज का विखंडन नहीं होता है। ठीक है, थर्ड हमारा है, इस क्रिया में कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और इस क्रिया में केवल कोशिका द्रव ही होते हैं। 4 नंबर है, इस क्रिया में ग्लूकोज के अणु 38 एटीपी बनाते हैं और इस क्रिया में ग्लूकोज के अणु इस क्रिया में एटीपी के केवल 2 अणु बनते हैं। अब चौथा जगह, इस क्रिया के अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल होते हैं और इस क्रिया के अंतिम उत्पाद इथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। छठा, यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है और यह क्रिया निम्न जीवधारियों में पाई जाती है। और इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक शेयर कर दे।